ये अद्भुत है ना? क्रिप्टो करेंसी ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। मेरा मतलब है, इस पर सोचिए। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, जब हम सभी ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बिटकॉइन क्या है, और अब ये बस। खैर, ये हर जगह है। इस गहरी जानकारी में हम उन लोगों की दिलचस्प कहानियों पर नजर डालने जा रहे हैं जिन्होंने कुछ सबसे महत्वपूर्ण क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन परियोजनाओं का निर्माण किया। आप जानते हैं, वही जिन्होंने वास्तव में फर्क डाला। हाँ, और मुझे लगता है कि विकास को समझना वास्तव में दिलचस्प होगा इन सभी के बीच। हाँ, और ये परियोजनाएं कैसे बनी, क्योंकि इन परियोजनाओं के प्रभाव को सही से समझने के लिए हमें उनके पीछे के लोगों को समझना होगा। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आप एक पेंटिंग को बिना ये जाने कि कलाकार कौन था नहीं देख सकते। सही है, वह संपर्क सही। तो माहौल बनाने के लिए चलिए एक त्वरित यात्रा करते हैं यादों की गलियों में और क्रिप्टो परिदृश्य के विकास को फिर से देखते हैं। हाँ ठीक है, मेरा मतलब है हमारे स्रोत इस पर एक शानदार अवलोकन देते हैं और मुझ पर विश्वास करो, यह एक रोमांचक सफर है। हाँ बिल्कुल। बिटकॉइन के उदय के साथ ऐसा लगा, आप जानते हैं, ये डबल स्पेंडिंग समस्या का समाधान पेश करता है। तो मूल रूप से यह एक ऐसा तरीका था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि डिजिटल मुद्रा की नकल नहीं की जा सकती और इसे कई बार खर्च नहीं किया जा सकता। और ये 2008 में एक समस्या थी जब बिटकॉइन पहली बार सामने आ रहा था। मुझे वो दिन याद है। यह सब इस विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर नेटवर्क के बारे में था, इस विचार बारे में कि हम पारंपरिक संस्थानों के बाहर एक वित्तीय प्रणाली बनाते हैं। हाँ, और लोग जैसे इससे मोहित हो गए। हाँ, ये रोमांचक था। और फिर चीजें और भी दिलचस्प होने लगीं जब पहले ओल्ड कॉइन सामने आने लगे। हाँ, लाइटकॉइन, रिपल। हाँ, यहीं से हमें ब्लॉकचेन तकनीक की बहुप्रकारिता को वास्तव में देखने को मिला। लाइटकॉइन तेजी से लेन देन की गति पर ध्यान केंद्रित करते हुए आया। रिपल का उदय इस महत्वाकांक्षा के साथ हुआ कि वह बैंकों के सीमा पार भुगतान को संभालने के तरीके में क्रांति लाए। अचानक सभी को यह एहसास होने लगा कि ब्लॉकचेन को कई प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। यह अद्भुत था। ऐसा लगता था कि हर दिन एक नया प्रोजेक्ट, एक नया विचार होता था। ये एक ऐसा था अद्भुत प्रयोग और नवाचार का एक दौर। लेकिन फिर 2015 में कुछ वास्तव में क्रांतिकारी हुआ। एथीरियम ने दृश्य में प्रवेश किया, और मुझे बताने दो, इससे सब कुछ बदल गया। हाँ, बहुत बड़ा था। एथीरियम एक वास्तविक पैराडाइम शिफ्ट था जिसे इस तरह के दृष्टिवान व्यक्ति विटालिक ब्यूटेरिन ने नेतृत्व किया। एथीरियम सिर्फ एक और डिजिटल मुद्रा बनाने के बारे में नहीं था। इसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का विचार पेश किया, ये स्वकार्यशील समझौते जो जटिल लेन देन को स्वचालित कर सकते थे और विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए संभावनाओं की एक पूरी नई दुनिया खोल दी। ये ऐसा था जैसे अचानक इंटरनेट प्रोग्रामेबल हो गया। सही है। एथीरियम सिर्फ डिजिटल मुद्रा के लिए एक प्लेटफॉर्म नहीं था। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां आप एक विकेंद्रीकृत नेटवर्क पर अपनी कल्पना के अनुसार कुछ भी बना सकते थे। ये सच है, और दुनिया ने ध्यान दिया। मेरा मतलब है, अगले कुछ सालों में क्रिप्टो परिदृश्य गतिविधियों से भर गया। क्या आपको आईसीओ बूम याद है? ओह हाँ, आईसीओ बूम। प्रारंभिक सिक्का पेशकशें, ये क्रिप्टो स्टार्टअप्स के लिए पूंजी जुटाने का सबसे गर्म तरीका बन गया। और हर कोई, आप जानते हैं, अनुभवी निवेशकों से लेकर आपके पड़ोसी तक, इस गतिविधि में शामिल होने की कोशिश कर रहा था। ये पागलपन था। ये ऐसा था जैसे वहां वाइल्ड वेस्ट हो। बिटकॉइन और एथीरियम की कीमतें आसमान छू रही थीं। वहां बस एक एहसास था, हवा में उत्साह और संभावनाओं की एक स्पष्ट भावना थी। लेकिन इस बूम के साथ एक और नया और भी अधिक क्रांतिकारी विचार आकार लेने लगा। विकेंद्रीकृत वित्त, या डीफाई संक्षेप में। डीफाई का लक्ष्य ब्लॉकचेन पर पूरे वित्तीय प्रणाली को फिर से बनाना था। तो जैसे कल्पना करें कि उधार देना, उधार लेना, व्यापार करना और यहाँ तक कि बीमा, सब कुछ बिना बैंकों या मध्यस्थों की आवश्यकता के हो रहा है। ये एक ऐसे स्तर पर वित्तीय स्वतंत्रता थी जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी। ये दिमाग को झकझोर देने वाला था। और फिर अचानक एनएफटीज दृश्य में कदम रखा। अचानक हर कोई डिजिटल कला, संग्रहणीय वस्तुओं और मेटावर्स के बारे में बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इंटरनेट हमारे सामने ही फिर से आविष्कृत हो रहा था। हाँ, यह पागलपन था। एनएफटीज या गैर परिवर्तनीय टोकन ने हमें ब्लॉकचेन पर अद्वितीय डिजिटल संपत्तियों के स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करने का एक तरीका दिया, और इससे कलाकारों, निर्माताओं और संग्रहकर्ताओं के लिए सभी संभावनाएं खुल गईं और इस बढ़ते वेब 3 आंदोलन को बढ़ावा मिला, जो एक अधिक विकेंद्रीकृत और उपयोगकर्ता स्वामित्व वाले इंटरनेट का विचार था। मेरा मतलब है, ये एक अद्भुत समय था और अभी भी है इस तकनीक का अनुसरण करने के लिए। लेकिन किसी भी प्रकार की तेज वृद्धि के साथ, आप जानते हैं, चुनौतियां थीं। हाँ, निश्चित रूप से चुनौतियां थीं। ब्लॉकचेन, खासकर शुरुआती वाले, उन्हें स्केलेबिलिटी की समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे अधिक से अधिक लोग उनका उपयोग करने लगे, लेन देन की गति धीमी हो गई और शुल्क आसमान छूने लगे। ये स्पष्ट होता जा रहा था कि अगर ब्लॉकचेन अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने वाला था तो हमें समाधान की आवश्यकता थी। बिल्कुल। और तभी हमने कुछ वास्तव में प्रतिभाशाली समाधान उभरते हुए देखे, जैसे लेयर 2 नेटवर्क, जैसे पॉलीगॉन, सोलाना और एवलांच।
कल्पना करें कि आप एक मौजूदा सड़क नेटवर्क के ऊपर एक उच्च गति रेल प्रणाली बना रहे हैं। ये मूल रूप से वही है जो लेयर 2 नेटवर्क करते हैं। वे लेन देन को ऑफ चेन होने की अनुमति देते हैं, इसलिए वे बहुत तेज और सस्ते होते हैं, लेकिन वे अंततः उस आधारभूत ब्लॉकचेन की सुरक्षा पर निर्भर करते हैं। समझ तो आपको दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल। और जबकि ये सभी नवाचार हो रहे थे, कुछ और भी बदलने लगा। सरकारें और बड़ी कंपनियां वे अंततः ध्यान देने लगे थे। हमने देशों को केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं या सीबीडीसीज के विचार की खोज करते हुए देखा, और कंपनियां जैसे टेस्ला और माइक्रोसॉफ्ट ने ब्लॉकचेन तकनीक के साथ प्रयोग करना शुरू कर दिया। यह लाइव स्पष्ट होता जा रहा था कि यह अब सिर्फ एक सीमांत आंदोलन नहीं था। सही है, यह मुख्य धारा में जा रहा था। ब्लॉकचेन मुख्य धारा में प्रवेश कर रहा था और संभावित अनुप्रयोगों की कोई सीमा नहीं लग रही थी। स्वास्थ्य देखभाल से लेकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन तक, मतदान प्रणालियों से लेकर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा तक, ऐसा लग रहा था कि ब्लॉकचेन हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में क्रांति ला सकता है। यह सच में हुआ, और इस अद्भुत यात्रा के केंद्र में है संस्थापक, वे व्यक्ति जिन्होंने एक अलग भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की और जिन्होंने इसे बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। हाँ, बिल्कुल। और यही वजह है कि हम आज यहाँ हैं, उनके कहानियों में गहराई से जाने के लिए, उनकी प्रेरणाओं को समझने के लिए, और यह जानने की कोशिश करें कि उनकी अनोखी यात्राओं ने आज के क्रिप्टो परिदृश्य को कैसे आकार दिया है। बिल्कुल सही। क्या आप संस्थापकों की कहानियों में? मैं तैयार हूँ। चलो सबसे रहस्यमय व्यक्ति से शुरू करते हैं पूरे क्रिप्टो जगत में, सतोशी नाकामोटो, जो बिटकॉइन के निर्माता हैं। अब यहीं पर चीजें वास्तव में दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, सतोशी नाकामोटो एक असली रहस्य है ना? मेरा मतलब है कोई नहीं जानता कि वह कौन है। बिटकॉइन का श्वेत पत्र 2008 में ऑनलाइन अचानक प्रकट हुआ और फिर झपकी में गायब हो गया। कोई भी यह निश्चित रूप से नहीं कह सका कि वे कौन हैं। हाँ, इसके बारे में सोचना पागलपन है। आप जानते हैं, इस वैश्विक घटना को बनाने वाले व्यक्ति या लोग पूरी तरह से गुमनाम रहने में सफल रहे हैं। यह अविश्वसनीय है, और यह अद्भुत है कि इस विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक नकद प्रणाली के लिए उनका दृष्टिकोण वास्तव में दुनिया भर के लोगों के साथ गूंजा। आप जानते हैं, बिटकॉइन ने पारंपरिक वित्तीय प्रणाली का एक विकल्प पेश किया। यह एक तरीका है केंद्रीकृत नियंत्रण से मुक्त होने का। बिल्कुल, ये वास्तव में एक शक्तिशाली विचार था। हाँ, और आप जानते हैं, विकेंद्रीकरण और व्यक्तिगत सशक्तिकरण की यह भावना वास्तव में क्रिप्टो परियोजनाओं की अगली लहर को प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे बिटकॉइन लोकप्रिय हो रहा था, एक युवा प्रोग्रामर था जिसका नाम विटालिक ब्यूटेरिन था, और वह पहले से ही यह सोच रहा था कि ब्लॉकचेन तकनीक को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। विटालिक ब्यूटेरिन वह एथेरियम के पीछे का आदमी है ना? हाँ, बिल्कुल। यह कहना मुश्किल है कि एथेरियम का क्रिप्टो दुनिया पर कितना प्रभाव पड़ा है। मेरा मतलब है, ये सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, यह विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए एक मंच था। डीएप्स, जैसा कि उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल। ब्यूटेरिन, केविन वुड, जोसेफ लुबिन, अनाथोली डियोरियो, मिहाई अलीसी और अमीर क्रिस जैसे अन्य सह संस्थापकों के साथ मिलकर उन्होंने इस अद्भुत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया, और यह वास्तव में एक सहयोगात्मक प्रयास था। मुझे एथेरियम के बारे में यही पसंद है। यह वास्तव में समुदाय और सहयोग के इस विचार पर आधारित था। हाँ, बिल्कुल। ब्यूटेरिन ने समझा कि कुछ वास्तव में परिवर्तनकारी बनाने के लिए उसे प्रतिभाशाली लोगों के एक विविध समूह को एक साथ लाना होगा। वह इस बारे में सही था, और मिलकर उन्होंने वास्तव में कुछ क्रांतिकारी बनाया। उन्होंने वास्तव में ऐसा किया। एथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का विचार पेश किया, है ना? हाँ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, स्वयं कार्यरत समझौते जो इन सभी जटिल लेन देन को स्वचालित कर सकते थे। सही है। उन्होंने वास्तव में सभी प्रकार के अद्भुत अनुप्रयोगों की नींव रखी, और तभी चीजें वास्तव में तेजी से बढ़ने लगी, है ना? हाँ, अचानक डेवलपर्स विकेंद्रीकृत एक्सचेंज, उधारी प्लेटफॉर्म, भविष्यवाणी बाजार और हर तरह की चीजें बना सकते थे। संभावनाओं की एक पूरी दुनिया खुल गई। हाँ, बिल्कुल। ये एक रोमांचक समय था। लेकिन सिर्फ एथेरियम ही नहीं था जो हलचल मचा रहा था, है ना? उसी समय भी दिलचस्प प्रोजेक्ट्स उभर रहे थे। ओह हाँ, निश्चित रूप से। इनमें से प्रत्येक प्रोजेक्ट अपनी अनोखी दृष्टि और लक्ष्यों द्वारा प्रेरित है। जैसे उदाहरण के लिए चेनपेंग जाओ या सीजेड, जैसा कि वह क्रिप्टो दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने 2017 में बिनेंस की स्थापना की, और यह जल्दी ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बन गया। ओह वाह, बिनेंस। वे वास्तव में सफल रहे हैं। हाँ, वे हैं, और वे इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण हैं कि कैसे, आप जानते हैं, एक मजबूत संस्थापक टीम जो बाजार की गहरी समझ के साथ मिलती है, वास्तव में कुछ अद्भुत सफलता की ओर ले जा सकती है। सीजेड, जिनका उच्च आवृत्ति व्यापार प्रणाली बनाने का अनुभव है, और उनके सह संस्थापक HI, जो एक मार्केटिंग जादूगर हैं।
उन्होंने एक ऐसा एक्सचेंज बनाया जो उपयोगकर्ता के अनुकूल और अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। समझ गया, तो यह तकनीकी और मार्केटिंग का एक सही संयोजन था। बिल्कुल हाँ। जबकि बिनेंस वास्तव में व्यापार को सुविधाजनक बनाने पर केंद्रित था, वहीं अन्य संस्थापक थे जो, आप जानते हैं, विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रहे थे। जैसे चार्ल्स हॉस्किंसन को लें, उदाहरण के लिए चार्ल्स हॉस्किंसन। वह एथीरियम के मूल सह संस्थापकों में से एक था, है ना? वह था, हाँ। लेकिन उनके पास ब्लॉकचेन तकनीक के विकास के लिए एक अलग दृष्टि थी। उन्होंने कार्डानो की स्थापना छोड़ दी। बिल्कुल। कार्डानो हमेशा मेरे लिए बहुत दिलचस्प रहा है क्योंकि इसका विकास के प्रति सख्त दृष्टिकोण है। हाँ, उन्होंने हमेशा अपना समय लिया है ना? वास्तव में चीजों को सही करने पर ध्यान केंद्रित किया। हाँ, वे वास्तव में दीर्घकालिक स्थिरता को तात्कालिक लाभों पर प्राथमिकता देते हैं। ये एक बहुत ही अलग दृष्टिकोण है। ये है, और आप जानते हैं, हॉस्किंसन ने वास्तव में अकादमिक और शोधकर्ताओं को शामिल किया। कार्डानो को आधार से बनाने के लिए वे वास्तव में सहकर्मी समीक्षित अनुसंधान और औपचारिक सत्यापन पर केंद्रित थे। उन्होंने सुरक्षा और स्केलेबिलिटी पर वास्तव में मजबूत जोर दिया। निश्चित रूप से सफल हुआ, उनका अनुयायी वर्ग है। ओह हाँ, बिल्कुल, कार्डानो विशाल है। लेकिन जितना मैं उनके सभी प्रतिबद्धताओं की सराहना करता हूँ, जैसे कि अनुसंधान और विकास, मुझे ऐसे प्रोजेक्ट से भी उत्साह मिलता है जो तकनीकी रूप से संभव की सीमाओं को बढ़ा रहे हैं। जैसे कि सोलाना, उदाहरण के लिए, वे सभी गति के बारे में हैं। सोलाना, मुझे सोलाना के बारे में बताओ। तो सोलाना की स्थापना इन दो लोगों, अनातोली याकोवलेंको और ग्रेग फिट्जगेराल्ड ने की थी। उन दोनों का उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग में अनुभव था, और उन्होंने मूल रूप से एक ऐसा ब्लॉकचेन बनाने का लक्ष्य रखा जो विशाल मात्रा में लेन देन को संभाल सके। और उन्होंने ये कर दिखाया, है ना? उन्होंने यह कर दिखाया। सोलाना प्रति सेकंड हजारों लेन देन को प्रोसेस कर सकता है। यह विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों के लिए एक बहुत लोकप्रिय विकल्प बन गया है, विशेष रूप से वे जो सुपरफास्ट प्रदर्शन की आवश्यकता रखते हैं। तो इसने वास्तव में डिफाई और एनएफटी में अपना नाम बना लिया है। ओह हाँ, बिल्कुल। वाह, ये अद्भुत है। हाँ, और उन नवोन्मेषकों की बात करें जो कभी सीमाओं को बढ़ाना नहीं छोड़ते, तो क्या आपको गेविन वुड याद है? वह आदमी जो एथेरियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। ओह हाँ, गेविन। उसने रुकावट नहीं डाली। उन्होंने पोल्काडॉट की स्थापना की। पोल्काडॉट। हाँ, इसका यह बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि विभिन्न ब्लॉकचेन को एक साथ जोड़ा जाए। जैसे विभिन्न क्रिप्टो ब्रह्मांडों के बीच पुल बनाना। बिल्कुल। हर ब्लॉकचेन को एक अलग, जैसे कि एक अलग द्वीप होने के बजाय, पोल्काडॉट उन्हें डेटा साझा करने और वास्तव में एक साथ बिना किसी रुकावट के काम करने की अनुमति देता है। जैसे वे सभी एक ही भाषा बोल रहे हैं। सही है। हाँ, यह एक जटिल कार्य है, लेकिन पोल्काडॉट का लक्ष्य इस आपस में जुड़े पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है जहां, आप जानते हैं, विभिन्न ब्लॉकचेन सहयोग कर सकते हैं और एक दूसरे की ताकतों का लाभ उठा सकते हैं। और होगा सह संस्थापकों रॉबर्ट हैबरमेयर और पीटर सबानो के साथ, वे इस वास्तव में इंटरऑपरेबल ब्लॉकचेन भविष्य के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यह अद्भुत है। खैर, चलो एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है अपनी तकनीकी प्रगति और नियामक चुनौतियों के लिए। लहर। हाँ, वे हमेशा सीमा पार भुगतान को क्रांतिकारी बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनकी क्रिप्टो करेंसी XRP सीमा पार पैसे भेजने के लिए तेज और सस्ता बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हाँ, और ये उन्हें पारंपरिक स्विफ्ट सिस्टम के खिलाफ खड़ा कर देता है ना? ये तय। और क्रिस लार्सन और जेड मैककालेब, जिन्होंने रिपल की स्थापना की, उन्होंने वास्तव में मौजूदा सिस्टम की अक्षमताओं को देखा और उन्हें विश्वास है कि ब्लॉकचेन तकनीक एक बहुत बेहतर समाधान प्रदान कर सकती है। और ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ प्रगति की है। हाँ, उन्होंने किया है। लेकिन ये दिलचस्प है कि मिहाई ने वास्तव में रिपल छोड़ दिया और उसने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम स्टेलर है, जो वित्तीय समावेशन और वैश्विक स्तर पर वित्तीय सेवाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने पर भी केंद्रित है। तो वह अभी भी उसी क्षेत्र में काम कर रहा है। वह अब एक अलग प्रोजेक्ट के साथ ऐसा कर रहा है। और यही क्रिप्टो स्पेस की खूबसूरती है ना? ये लगातार विकसित हो रहा है। लोग नए क्षेत्रों में जा रहे हैं, नए विचारों के साथ प्रयोग करना, जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाना। बिल्कुल। और आप जानते हैं, कभी कभी ये विचार सबसे अप्रत्याशित जगहों से आ सकते हैं। क्या आपको डॉककॉइन याद है? डॉककॉइन, बिल्कुल। मैं डॉककॉइन को कैसे भूल सकता हूँ? हाँ, ये एक मजाक की तरह शुरू हुआ है ना? ये लोकप्रिय शिबा इनु कुत्ते के मीम पर एक हल्का फुल्का नजरिया है। मुझे नहीं लगता कि बिली मार्कस और जैक्सन पाल्मर, जिन्होंने इसे बनाया, वास्तव में कभी भी इसे इतना गंभीर प्रोजेक्ट बनाने का इरादा रखते थे। नहीं, लेकिन इंटरनेट की और भी योजनाएं थीं। बिल्कुल। मेरा मतलब है, डॉगकॉइन ने दुनिया भर के लोगों की कल्पना को पकड़ लिया। यह एक वैश्विक घटना बन गई। यह एक मीम कॉइन था, लेकिन आप जानते हैं, इसने समुदाय की अद्भुत शक्ति को उजागर किया। और क्रिप्टो दुनिया की अप्रत्याशित प्रकृति। हाँ, बिल्कुल। कभी कभी जो प्रोजेक्ट मजाक के रूप में शुरू होते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये सच है। डॉगकॉइन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
आइए एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं जिसे एक बहुत ही विशेष लक्ष्य के साथ बनाया गया था। स्केलेबिलिटी की समस्या को हल करना। ये कई शुरुआती ब्लॉकचेन को परेशान कर रहा था। सही है। मैं एवलांच के बारे में बात कर रहा हूं, जिसे एमी गुनसीर ने स्थापित किया था। ठीक है, तो गुनसीर एक कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर हैं। उन्होंने एवलांच के विकास में वितरित प्रणालियों की अपनी गहरी समझ को आया। उनके पास एक ऐसे प्लेटफॉर्म का विजन था जो वास्तव में बड़े पैमाने पर लेनदेन को संभाल सके, लेकिन सुरक्षा या विकेंद्रीकरण की बलि दिए बिना। और यही एवलांच करता है। हाँ, यही एवलांच करता है। और आप जानते हैं, गुनसीर वास्तव में वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए ब्लॉकचेन के उपयोग का बड़ा समर्थक है। तो एवलांच ने काफी ध्यान आकर्षित किया है, खासकर इसके उद्यम स्तर के अनुप्रयोगों का समर्थन करने की क्षमता के लिए। ये एक प्रोजेक्ट लगता है नजर रखना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अब चलिए भारत चलते हैं। वहां एक प्रतिभाशाली डेवलपर्स की टीम थी जिसने पॉलीगॉन बनाया। उन्होंने देखा कि एथेरियम में यह स्केलेबिलिटी की सीमा है और उन्होंने इसके बारे में कुछ करने का फैसला किया। वे समझदार। हाँ, और उन्होंने पॉलीगॉन बनाया। यह एथेरियम के लिए एक लेयर 2 समाधान है। आसान शब्दों में, एथेरियम को तेज और सस्ता बनाने का एक तरीका। ये एक व्यस्त हाईवे के ऊपर एक उच्च गति एक्सप्रेस लेन बनाने की तरह है। बिल्कुल। पॉलीगॉन वास्तव में एथेरियम पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, क्योंकि यह अधिक लोगों के लिए उन विकेंद्रीकृत अनुप्रयोगों तक पहुंचना संभव बनाता है, बिना उच्च शुल्क या, आप जानते हैं, धीमी लेनदेन गति के कारण बाधित हुए। ये सच में एक बदलाव ला रहा है। सच है। ये देखना शानदार है कि इस तरह की नवाचार दुनिया भर से आ रही है। सच। और वैश्विक प्रभाव की बात करते हुए चलिए ट्रॉन के बारे में बात करते हैं, जिसे जस्टिन सन ने स्थापित किया। जस्टिन सन। हाँ, वह निश्चित रूप से एक विवादास्पद व्यक्ति हैं। क्रिप्टो की दुनिया में, आप जानते हैं, वह अपने साहसी बयानों और कभी-कभी अपने अजीब मार्केटिंग तरीकों के लिए जाने जाते हैं। हाँ, मैंने सुना है। लेकिन यह नकारा नहीं किया जा सकता कि उसने एक सफल प्लेटफॉर्म बनाया है। ट्रॉन के बारे में क्या है? तो ट्रॉन मनोरंजन उद्योग को विकेंद्रीकृत करने पर केंद्रित है, और सन ने इसे हासिल करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाए हैं। जैसे उसने बिटटॉरेंट को अधिग्रहित किया और इसे ट्रॉन पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत किया। वह निश्चित रूप से ध्यान खींचना जानता है, और उसने ट्रॉन के लिए एक बड़ा और सक्रिय समुदाय आकर्षित करने में सफलता पाई है। हाँ, चाहे आप उसे पसंद करें, उसने एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। बिल्कुल। तो हमने यहाँ बहुत कुछ कवर किया है ना? सातोशी नाकामोटो और बिटकॉइन की रहस्यमय उत्पत्ति से लेकर एथेरियम, सोलाना और पोल्कडॉट जैसे वास्तव में महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स तक। डॉग कॉइन के समुदाय प्रेरित उदय से लेकर रिपल के सामने आ रहे नियामक संघर्षों तक। हाँ, ये एक शानदार सफर रहा है। बिल्कुल। हमने देखा है कि कैसे इन सभी संस्थापकों ने आज जो क्रिप्टो परिदृश्य है उसे आकार दिया है। उन्होंने वास्तव में ऐसा किया है, और हम तो बस सतह को छू रहे हैं। और भी बहुत सारे हैं बाहर संस्थापक और प्रोजेक्ट्स। लेकिन आप जानते हैं, हमारी गहरी जांच के अंतिम भाग में मुझे लगता है कि इन संस्थापकों के स्थायी प्रभाव पर पीछे हटकर विचार करना महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं, वे जो भविष्य बना रहे हैं। ठीक है, मुझे पसंद। का क्या ख्याल? ये अद्भुत है। जब आप वास्तव में इस पर विचार करते हैं तो क्रिप्टो की दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ती है, और यह देखना अद्भुत है कि कैसे उनकी सभी, आप जानते हैं, दृष्टि और समर्पण ने हमें इस बिंदु पर पहुंचाया है। हाँ, मेरा मतलब है, जब आप शुरुआत के बारे में सोचते हैं तो यह सब एक विचार की एक छोटी सी चिंगारी से शुरू हुआ। सातोशी नाकामोटो का इस विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के लिए दृष्टिकोण उस समय एक काफी क्रांतिकारी विचार था। इसने पारंपरिक वित्तीय प्रणाली को एक ऐसे तरीके से चुनौती दी जैसा कि किसी ने पहले कभी नहीं किया था। बिल्कुल। और बिटकॉइन ने वास्तव में यह साबित कर दिया, विकेंद्रीकृत, विश्वास रहित सिस्टम ये सिर्फ कुछ ख्वाब नहीं थे, यह एक ठोस वास्तविकता की तरह था। हाँ। और फिर एथेरियम आया। ओ हाँ, एथेरियम। और ब्लॉकचेन तकनीक की संभावनाओं को इस तरह से बढ़ाया कि मुझे लगता है कोई भी इसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था। ये सच है। मेरा मतलब है, विटालिक ब्यूटेरिन और अन्य एथेरियम सह संस्थापकों ने सिर्फ एक और क्रिप्टो करेंसी नहीं बनाई, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, नवाचार के लिए एक प्लेटफॉर्म। आप जानते हैं, एक ऐसा आधार जिस पर अनगिनत विकेंद्रीकृत अनुप्रयोग बनाए जा सकते हैं। यह ऐसा है जैसे उन्होंने संभावनाओं का यह पांडोरा का डिब्बा खोल दिया। यह कहने का एक अच्छा तरीका है। और अचानक डेवलपर्स इन सभी चीजों को बना सकते थे। विकेंद्रीकृत एक्सचेंज, उधारी प्लेटफॉर्म, भविष्यवाणी बाजार, गेम्स, आप नाम लें। एथेरियम ने वास्तव में ब्लॉकचेन की रचनात्मक क्षमता को उजागर किया। यह सच है। और आप जानते हैं, यह प्रेरणादायक है कि कैसे लोग जैसे चेन जाओ बिनेंस के साथ, चार्ल्स हॉस्किंसन और कार्डानो, अनातोली याकोवलेंको और सोलाना, उन्होंने उन आधारों पर कैसे निर्माण किया, और उन्होंने इसमें अपनी अपनी अनोखी दृष्टिकोण और विशेषज्ञता लाई। वे सभी इस विश्वास को साझा करते हैं कि ब्लॉकचेन में यह शक्ति है कि वह इन सभी पारंपरिक प्रणालियों को बाधित कर सके, वास्तव में व्यक्तियों को सशक्त बना सके।
हाँ। और एक अधिक, मुझे नहीं पता, न्याय संगत और पारदर्शी दुनिया। हाँ, बिल्कुल। और चाहे उन्होंने गति, सुरक्षा, स्केलेबिलिटी या इंटरऑपरेबिलिटी पर ध्यान केंद्रित किया हो, उनके योगदान बहुत बड़े रहे हैं। बिल्कुल विशाल। और जो चीज इतनी रोमांचक है वह ये है कि क्रिप्टो स्पेस अभी भी बहुत युवा है। ये सच में है। ये लगातार विकसित हो रहा है, हर समय नए प्रोजेक्ट्स उभर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि हर दिन कुछ नया सीखने के लिए होता है। यह एक रोमांचक सफर है, लेकिन सभी उतार चढ़ाव और अनिश्चितता के बीच एक चीज स्पष्ट है। इन संस्थापकों ने एक ऐसे भविष्य की नींव रखी है जहां ब्लॉकचेन तकनीक वास्तव में सब कुछ क्रांतिकारी बना सकती है। मैं सहमत हूँ। वित्त और स्वास्थ्य सेवा से लेकर आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और मतदान प्रणालियों तक ब्लॉकचेन के संभावित अनुप्रयोग लगभग असीमित हैं। ये सच में चौंकाने वाला है, और ये वास्तव में इन संस्थापकों और उनके दृष्टिकोण और उनकी दृढ़ता के कारण है कि हम यहां तक पहुंच पाए हैं। हाँ, उन्होंने रास्ता तैयार किया है। ये कहानियां बस अद्भुत हैं। नवाचार की शक्ति, समुदाय के महत्व और इस अडिग विश्वास का अद्भुत प्रमाण है कि तकनीक दुनिया को बेहतर बनाने के लिए बदल सकती है। हाँ, एक शानदार बात है। हम क्रिप्टो संस्थापकों की दुनिया में इस अध्ययन समाप्त करते हैं। हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ना चाहते हैं कि इस पर विचार करें। कौन सा संस्थापक या प्रोजेक्ट आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करता है? नीचे कमेंट्स में हमें बताएं। अधिक क्रिप्टो अंतर्दृष्टि और कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सदस्यता लेना न भूलें। वित्त के भविष्य को आकार देने वाले लोगों के बारे में